अनादर्श विलयन, ठीक, अनादर्श विलयन के बारे में हम सब डिस्कस करते हैं। आदर्श विलयन तो समझ में आया। अनादर्श विलयन क्या होते हैं? वह विलयन जो राउल्ट जी के नियम का पालन नहीं करे, जस्ट उसी का अपोजिट हो। आदर्श विलयन में राउल्ट जी के नियम का पालन करेंगे, अनादर्श विलयन में राउल्ट जी के नियम का पालन नहीं करेंगे। अच्छा, राउल्ट जी के नियम का अगर पालन नहीं करेंगे तो भैया केस क्या क्या बनेंगे? तो आप कहेंगे कि जब राउल्ट जी के नियम का पालन हम सब नहीं करेंगे तो यानी जो एंथैल्पी में चेंज होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। दूसरा क्या होगा? वॉल्यूम में चेंज जो है वो जीरो के बराबर, यानी आयतन में जो चेंज होगा, जो बदलाव होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा, यानी कुछ न कुछ बदलाव होगा। तीसरा क्या होगा कि जो उनमें साइज होंगे, पार्टिकल्स होंगे, जो विलयन के कणों का आकार होगा वो जरूरी नहीं है कि एक जैसे हो, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। बातें समझ में आई? चलिए, तो यानी याद रखिएगा कि अनादर्श जो विलयनों का वाष्पदाब होता है वो राउल्ट दाब, वही मतलब राउल्ट जी के नियम का पालन नहीं करे तो जो राउल्ट जी का नियम दिया गया था वेपर प्रेशर के लिए, वाष्पदाब के लिए, उससे क्या होगा? थोड़ा सा वैल्यू जो कम मान है वो कम आएगा, या तो क्या आएगा? ज्यादा आएगा। बातें समझ में आ रही है? चलिए, अब इसके बारे में हम सब देखते हैं। मैंने आपको भी बताया कि जब विलयन का वाष्पदाब अधिक होगा तो यह विलयन राउल्ट जी के नियम से क्या कैसा विचलन दिखाएगा। अच्छा, ये बताइए विचलन, अभी एक वहां पे वर्ड यूज किया गया, मैंने आपको लगता है नहीं बताया, थोड़ा सा इसको समझिएगा। आप जैसे संख्याओं के बारे में जब पढ़ते होंगे, किसके बारे में? संख्याओं के बारे में। तो एक होता है पॉजिटिव यानी प्लस वाली, धनात्मक जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धनात्मक। दूसरे होते हैं ऋणात्मक यानी निगेटिव वाले। कैसे वाले भैया? निगेटिव वाले। कैसे वाले? निगेटिव वाले। अच्छा, आप बताइएगा धनात्मक कब होगा? जब चीजें अधिक होंगी, ठीक। विचलन जो होता है, विचलन को बोला जाता है कि भैया जब किसी भी चीज में जो अंतर आता है, क्या आता है? अंतर। तो अंतर घटाव को तो आप क्या बोलते हैं कि भैया डिफरेंस बोल सकते हैं, लेकिन जो विचलन होता है अंतर आया कितना। बातें समझ रहे हैं? जैसे मैंने बोला कि 4 और 3 का डिफरेंस, ठीक, और मैं बोलूं 4 और 3 का जो विचलन है वो 1 आया है। क्या आया है? 1। यानी जो डिफरेंस आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या आता है? पॉजिटिव। मैं पूछूं 4 और 3 का डिफरेंस तो कहोगे 1। मैं पूछूं 3 और 4 का डिफरेंस तो क्या बताओगे? 1। भले 3 में से 4 घटाने में -1 आ रहा है, लेकिन डिफरेंस कितना होगा? 1। लेकिन अगर मैं विचलन पूछूं तो आप बताओगे सर 4 और 3 का विचलन +1, और 3 और 4 का विचलन क्या आएगा भैया? -1। बातें समझ में आई? यानी जब चीजें अधिक होती हैं तो वो धनात्मक विचलन होता है। कैसा होता है? तो जब राउल्ट जी के विलयन का वाष्पदाब, जो विलयन हमारे पास है, अगर उसका वेपर प्रेशर जो है, वाष्पदाब जो है वो राउल्ट जी के नियम से अधिक है, तो जो विलयन का होगा तो वो कैसा विचलन शो करेगा? धनात्मक विचलन। समझ में आया? और कह रहे हैं लेकिन जब विलयन का वाष्पदाब कम हो तो यह विलयन जो है राउल्ट जी के नियम से कैसा विचलन दिखाएगा? ऋणात्मक विचलन। समझ में आया? ऋणात्मक विचलन, धनात्मक विचलन क्या होता है? पहले ये बात समझ में आई? भैया विचलन जो होता है वो भी एक टाइप का डिफरेंस होता है, लेकिन इसको चिन्ह के साथ दिखाते हैं, और जो आपका डिफरेंस होता है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक, बातें समझ में आ गई? मैंने अभी आपको बताया कि जो आदर्श विलयन होंगे उनके जस्ट अपोजिट इसमें होगी, उसमें अणुओं की संरचना समान होती है, तो इसमें अणुओं की संरचना क्या होगी? आकार एवं रासायनिक गुण जो है वो जरूरी नहीं है कि समान हो भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि हो ही। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं अनादर्श विलयन के कुछ उदाहरण। सबसे बढ़िया उदाहरण तो आप अपने घर ही वाला देख लीजिए, चीनी पानी वाला। उसके साथ अगर देखना चाहे और एक्स्ट्रा तो आप देखिए एथिल एल्कोहल और एसीटोन। किसका भैया? एथिल एल्कोहल। कैसा एल्कोहल भैया? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल और एसीटोन। दूसरा क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या भैया? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है? अच्छा ये बताइए। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl3, ठीक, टेट्रा सॉरी CCl4, वेरी वेरी सॉरी भैया, CCl4 है, टेट्रा है, ट्राई नहीं है। अगर ट्राई होता तो 3 ठो होता, अगर मैं बोल देता ट्राई है भैया तो 3 ठो, और जो ट्राई होता है याद रखिए ये हो गया ट्राई CHCl3, और इस ट्राई यानी जो यहाँ पे कार्बन ट्राई टेट्राक्लोराइड होता है, यहाँ पे याद रखिए जो क्या हुआ भैया? जो कार्बन ट्राई क्लोराइड है, क्या? जो कार्बन ट्राई क्लोराइड होता है, क्या? जो कार्बन ट्राई क्लोराइड होता है, क्या? जो कार्बन ट्राई क्लोराइड होता है, इसी को हम एक और नाम देते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या देते हैं भैया? क्लोरोफॉर्म, जिसको ये देखो यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो अगर मेरे पास कार्बन टेट्रा यानी CCl4 और अगर कार्बन ट्राई क्लोराइड यानी जिसको आप CHCl3 या क्लोरोफॉर्म भी बोलते हो, क्या बोलते हो? क्लोरोफॉर्म। समझ रहे हो नहीं? दुनिया में किसी को बेहोश करने के लिए, घर में देखते हो ना जो ज्यादा डिंग डांग करता है, जो ज्यादा ऐचा बैचा घूमता है, जो बच्चियां ज्यादा घूमती है, तो बेहोश करने के लिए देखो रुमाल उमाल पे लगाया जाता है। समझ रहे हो नहीं? उसी को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। समझ रहे हो नहीं? भैंस गोरू पड़िया पड़वा जो भी बहुत ज्यादा पागल हो गए होते हैं उनको बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म यूज किया जाता है। समझ रहे हो नहीं? तो याद रखिएगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 और CHCl3 जिसे कार्बन ट्राई क्लोराइड भी बोला जाता है क्लोरोफॉर्म को,
इस दोनों का जो विलयन होगा वो कैसा विलयन होता है, अनादर्श विलयन, ठीक। और क्लोरोफॉर्म का यूज सबसे बढ़िया यूज जो होता है बच्चों को किडनैप करने में। कहाँ किडनैप करने में भैया, किसको, बच्चों को, ठीक। अगर ज्यादा तुम सब बदतमीजी करोगे, तुम सबको भी क्या करने के लिए, किडनैप करने के लिए, तुम्हारे घर से उठवा लिया जाएगा। तीसरा क्या होता है भैया, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। क्या होता है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का जो विलयन होगा वो भी किसका उदाहरण है, अनादर्श विलयन का। किसका उदाहरण है, अनादर्श विलयन का। चलिए आगे देखते हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर क्या है। अंतर कुछ नहीं है, वही कि जो राउल्ट जी के नियम का पालन करे वो आदर्श विलयन, जो राउल्ट जी के नियम का पालन ना करे अनादर्श विलयन। दूसरा, आदर्श विलयन पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें आयतन में परिवर्तन होगा, ठीक। तीसरा, आदर्श जी का आदर्श विलयन जो है उसमें विचलन नहीं होता है, मैंने अभी आपको बताया। इसमें विचलन क्या होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, तीनों हो सकते हैं, ठीक। चलिए और ऊपर चलते हैं, यहां से जो टॉपिक चलती है मूल प्रभाज। क्या भैया, मूल प्रभाज, इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, याद रखिएगा थोड़ा सा, इसी को बोला जाता है मोल फ्रैक्शन। क्या बोला जाता है, मोल फ्रैक्शन, मूल प्रभाज। मूल फ्रैक्शन, मूल फ्रैक्शन होता क्या है, किसी भी विलयन में, किसमें भैया, किसी भी विलयन में, विलेय या विलायक में से कोई एक लेना है हमको। क्या करना है, ये मेरे पास विलयन है, इस विलयन में से कोई एक लेना है। विलयन में दो चीजें होती हैं, विलेय और विलायक, इसमें से कोई एक ले लो, या तो विलेय ले लो या तो विलायक। विलयन में विलेय या विलायक में से किसी एक के मोलों की संख्या, किसी एक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, ठीक, क्या बोला जाता है, हम सब मोल प्रभाज कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल प्रभाज। अच्छा समझिए बातें क्या क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं विलयन में विलेय या विलायक। मैं मान लीजिए विलेय ले रहा हूँ, विलेय को मैं स्मॉल एन से दिखा दिया इसके मोलों की संख्या को, और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल एन से, ठीक। तो कह रहे हैं विलयन में इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए, तुम्हारी जो इच्छा हो। तो मान लो मैं विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का मैं मोल प्रभाज लिख रहा हूँ। किसका मोल प्रभाज लिख रहा हूँ भैया, विलेय का मोल प्रभाज। किसका मोल प्रभाज लिख रहा हूँ, विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, तो विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या n हो गया, क्योंकि विलेय का लिख रहा हूं, और कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या कितनी होगी, n प्लस n, ठीक। विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अगर यही विलायक का मोल प्रभाज लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। बातें समझ में आ गई। तो हमने क्या पढ़ा, विलयन में विलेय या विलायक में से किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज। क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज। इसे मोल अंश भी कहते हैं, ठीक। और याद रखिएगा मैंने अभी आपको बताया, यदि किसी विलयन में जो विलेय है उनकी मोलों की संख्या स्मॉल n है और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है। क्या है, कैपिटल N। तो कह रहे हैं बताइए कि जो हमारा यहाँ पे फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा। मैंने अभी आपको समझा दिया कि विलेय की बात करेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर लिखा जाएगी और बाद में पूरा मोलों, ठीक। और यहाँ पे विलायक का मोल प्रभाज का बात करूंगा तो विलायक के मोलों की संख्या ऊपर लिखी जाएगी, नीचे पूरे मोल होंगे, ठीक। अब देखते हैं, अच्छा आपको बात ये हमसे ज्यादा पता है, ठीक। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं आपको ये बात पता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रैक्शन की कोई मात्रक होती है तो आप बताएंगे कि यस या नो, बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास कोई भिन्न है, क्या है भैया, भिन्न है, तो इसका कोई मात्रक होता है क्या, जिसको आप अंश बोलते हो, जिसको आप प्रभाज बोलते हो, क्या इसका कोई मात्रक होता है क्या। कहेंगे अगर होता भी होगा सर तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 6 लीटर अगर 6 लीटर से कट जाएगा, लीटर से लीटर, या मान लो मैं यहाँ 3 मीटर ले लिया, यहाँ 2 मीटर ले लिया, तो मीटर से मीटर तो कट ही जाता है। यानी फ्रैक्शन में, यानी भिन्न का कोई मात्रक उत्रक नहीं होता है। तो वही चीजें यहाँ भी ये भी कह रहे हैं कि भैया मोल प्रभाज जो है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता है, मात्रक। मूल अंश का मान जो है वो कहाँ निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ताप पर। अच्छा ताप पर कैसे निर्भर करेगा ये बताइए। जब आप हीट करेंगे तो उसमें जो अवयव कण होंगे वो जल्दी जल्दी घूमेंगे, तो उसमें कणों की संख्या, जो मोलों की संख्या होगी वो इंक्रीज होगी, रिएक्शन जल्दी से होगा, चीजें जल्दी से मिक्स होंगी। तो वहां पे याद रखिएगा जो हमारा मोल प्रभाज होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है, दे आर लिमिटलेस, ठीक। दे आर यूनिटलेस, ठीक, दे आर यूनिटलेस। एंड उसके बाद क्या हो सकती है, दे आर डिपेंडेड अपॉन द टेम्परेचर। ये किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे। चलिए यहाँ पे बताया गया है कैसे मोलों की संख्या निकालते हैं। आपको पता है कि किसी की भी अगर मोलों की संख्या हमें निकालनी है तो हम क्या करते हैं, अगर किसी की हमें मोलों की संख्या निकालनी है तो हम क्या करते हैं,
चलिए देखते हैं। अगर मुझे मान लीजिए कोई मेरे पास सब्सटेंस है, मान लीजिए H2O है, अगर H2O का मुझे क्या निकालना है, H2O की हमें मोलों की संख्या निकालनी है। अच्छा, मोलों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए? तो आप कहेंगे भैया सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही होनी चाहिए कि तुम्हारे पास हमारे पास क्या होना चाहिए, तो आप बताएंगे सर एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है क्या कि आपको अणुभार आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अणुभार। और H2O का अणुभार निकालते कैसे हैं? तो यहाँ हाइड्रोजन के कितने भाग पार्टिसिपेट किए हैं? 2 ठो। और ऑक्सीजन के कितने किए हैं? 1 खो। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, परमाणु भार जो होता है वो कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का कितना होता है भैया? 16। और 16 और 2 अगर जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? 18। ठीक, ये आ गया। तो यानी आपको मोलों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको अणुभार पता होना चाहिए, और दूसरा क्या पता होना चाहिए? कितने ग्राम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने कहा H2O के, मान लो मैंने आपसे पूछा 72 ग्राम में बताओ कितने मोलों की संख्या बनेगी, तो आप कहेंगे सर टोटल जो है कितना हमारे पास H2O है? 72 ग्राम। और 18 ग्राम में 1 होते हैं। 18 ग्राम में कितने मोल होते हैं? जो अणुभार होता है उसके बराबर उसका 1 मोल होता है। ठीक, तो H2O के 18 ग्राम में कितने मोल होंगे? 1 मोल। तो यहाँ पे आप कहेंगे भैया जब 18 से हम इसका भाग दे देंगे तो 18 चौका 72। तो टोटल हमारे पास H2O के कितने मोल पार्टिसिपेट किए? 4 ठो। कितने? 4 ठो। अब यही चीजें यहाँ भी करेंगे। अगर मुझे विलेयक के मूल्य निकालने हैं तब क्या करेंगे आप? विलेयक का सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि भैया कितना विलेयक हमने यूज किया है, कितना ग्राम हमने विलेयक का यूज किया है। तो मान लो विलेयक के मैंने W ग्राम लिए। कितने ग्राम लिए? और इसमें M तो पहले से ही इसका जो है एटॉमिक मास है। ठीक, मॉलिक्यूलर मास ऐसे समझ लीजिए, अणुभार अगर समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ विलेय जो होंगे वो एटम तो होते नहीं है कि मैं एटॉमिक मास बोलूँ। ठीक, यहाँ पे मॉलिक्यूल भाग लेते हैं। ठीक, कण मॉलिक्यूल ही तो भाग लेते हैं, अणु भाग लेते हैं ना, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कहा जाएगा, ना कि एटॉमिक मास। इसीलिए इसको M से डिनोट करते हैं। समझ आएंगे नहीं मेरी बात? एटॉमिक मास एटम के लिए होता है, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। ठीक, चलिए विलायक की बात करेंगे तो विलायक कितना भाग लिया है? W। विलायक का कितना मॉलिक्यूलर मास है, उसकी कितनी मॉलिक्यूलर मास है इसको। अब हमें विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, तो बस हमने जहाँ विलेय के मोलों की संख्या थी और विलायक के मोलों की संख्या थी वहीं इसको रख दिया, और जो मेरा फाइनल बन के आया वो क्या बन के आया? ये डायग्राम, ये हमारा फार्मूला बन के आया कि भैया विलेय का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m। ठीक, और यहाँ पे देखिए विलेय का मोल प्रभाज बराबर, चलो देखिए यहाँ पे हमारा बन के क्या आया? स्मॉल w बटे स्मॉल m, फिर यहाँ स्मॉल w बटे स्मॉल m, यहाँ कैपिटल W बटे कैपिटल M। ये फार्मूला बन के आया विलेय के लिए, और विलायक के लिए जस्ट इसी का अपोजिट। अच्छा, अब याद रखिएगा जो विलेय और विलायक का मोल प्रभाज होता है, क्या होता है भैया? विलेय और विलायक का जो मोल प्रभाज होता है उसका योग हमेशा क्या होता है? 1। उसका जोड़ हमेशा क्या होगा? 1। अच्छा, होगा कैसे? ये भी बातें सही है। होगा कैसे? चलिए देख लेते हैं भैया, इन दोनों को जोड़िए। चलिए जोड़ के देखते हैं, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। ये बताइए विलेय के मूल प्रभाज कैसे होते हैं? स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल n, यही होता है विलेय का। विलायक का मूल प्रभाज क्या होता है? तो आप बताएंगे कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल n। ठीक, बेस सेम है यानी हर बराबर है, तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आप रख दीजिए स्मॉल n प्लस कैपिटल n। ठीक, यहाँ पे n और यहाँ पे क्या आ गया? कैपिटल N। दोनों एक जैसे हैं, कट गए, आंसर कितना आ गया? ठीक, समझ में आ गया कि नहीं? तो विलेय और विलायक के जो मूल प्रभाज होते हैं इनका योग हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। बातें समझ में आ गई? चलिए कुछ इसके क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया गया है 54 ग्राम मेरे पास जल है, देयर आर 54 ग्राम वाटर एंड 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड, ठीक, आर मिक्सड, देन फाइंड द मोल फ्रैक्शन बोथ। ठीक, इन दोनों का मोल प्रभाज निकालना है। क्या दिया भैया? 54 ग्राम जल और 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। फाइंड द मोल फ्रैक्शन find the mole fraction of sorry find the mole fraction। अच्छा ये इरेज होगा नहीं। find the mole fraction of water
एंड सोडियम क्लोराइड in 54 ग्राम वाटर एंड 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड। ठीक, कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको बताया कभी भी मोल प्रभाज निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले अणुभार। तो H2O का सबसे पहले अणुभार निकालते हैं। H2O का अणुभार होता कितना है, तो आप बताएंगे सर H2O का जो अणुभार होता है वो कितना होता है कि 2H + O, यानी आंसर कितना आएगा 18। ठीक, H2O का लिया मैंने कितना ग्राम है, 54 ग्राम। तो H2O के मोलों की संख्या H2O के मोलों की संख्या आएगी कितनी, तो कहेंगे 54 इधर से 18 इधर से, टोटल कितने मोल आ गए, 3 मोल आ गए कि नहीं, आ गए। चलिए अब दूसरा किसका निकालेंगे, सोडियम क्लोराइड है ना। चलिए सोडियम क्लोराइड का अणुभार बताइए कितना आएगा। चलिए तो यहाँ पे Na+Cl, Na का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों जोड़ने पर आ गया 58.5। ठीक, 3 50 5 55 3 58.5। चलिए इसमें अगर मोलों की संख्या निकाली जाए तो 1 मोल आएगा। तो क्या आएगा बताएंगे सर, 1 मोल। ठीक, कैसे आएगा, दोनों को भाग दोगे। ठीक, अच्छा यहाँ जो अणुभार आता है इसका मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे ग्राम प्रति मोल। क्या होगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, ग्राम प्रति। ठीक, चलिए बातें समझ में आ गई। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या था, इनका मोल प्रभाज निकालना है, यही पूछा है। तो मोल प्रभाज अगर मुझे H2O का निकालना है तब क्या करेंगे, H2O की मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। चलिए H2O का मोल प्रभाज, H2O का मोल प्रभाज बराबर H2O की मोलों की संख्या कितनी आई है, 3, कुल मोलों की संख्या कितनी है, 1 + 3, 3 बटे कितना आ गया 4, इसको भाग दोगे तो कितना आएगा 4, 3 बटे 4 की वैल्यू कितनी आती है, 4 × 7 = 28, 10 में 60 गया 2 और 4 × 5 = 20, 0.75 आया क्या। ठीक, यही आएगा। अब अगर मैं यही पूछूं NaCl के मोलों की मोल प्रभाज बताइए तो कितना आएगा, तो आप बताएंगे 75 5 80 20 100, 0.25। चाहे तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे आप फॉर्मूला से निकाल लीजिए, NaCl के मोलों की संख्या बराबर NaCl के मोल बटे कुल मोल, यानी 1 बटे कितना आएगा 4। और दूसरा तरीका ये है, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया कि इन दोनों का योग 1 होता है, तो 1 में से इसको घटा के निकाल सकते हैं। ठीक, दोनों कंडीशन सही है, दोनों सही है, आप जिससे चाहें उससे कर सकते हैं। यहाँ तक चीजें कंप्लीट हुई, आगे चल सकते हैं। चलिए ये चीजें था। ठीक, अब आगे देखते हैं, मोल प्रभाज भी खत्म हो गया, इसके बाद देखते हैं। देखिए यहाँ तक अभी ये निकाले हैं NaCl का मोल प्रभाज। अब हम तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मोललता। क्या डिस्कस करते हैं भैया, मोललता, इसको बोलते हैं मोललिटी। क्या बोलते हैं, मोललिटी। क्या बोला जाता है भैया, मोललिटी। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, मोललिटी। क्या बोला जाता है, मोललिटी। ठीक, मोललिटी होता क्या है, याद रखिएगा 1 किलोग्राम विलायक में, कितने किलोग्राम विलायक में भैया, 1 केजी, 1 केजी किसमें, विलायक में। विलायक मतलब जो विलयन में सबसे ज्यादा हो। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, कितने ग्राम, 1000 ग्राम। कितने ग्राम लेने हैं आपको, 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, कितने ग्राम सॉल्वेंट में भैया, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में लड्डू बनाने के लिए जितना चीनी चाहिए वही क्या होता है, मोललता। समझ रहे कि नहीं, चीनी लड्डू नहीं चाहिए, बता रहे हैं सिर्फ। ठीक, तो याद रखिएगा 1 किलोग्राम विलायक में कितने विलेय पदार्थ के मोल आ जाएं, क्या आ जाए भैया, विलेय पदार्थ के कितने मोल जो है वो आ जाएं,
उसी को क्या बोलेंगे हम, विलयन की मूललता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विलयन की। अच्छा, कह क्या रहा है, हमको दुनियादारी से मतलब ही नहीं, हमको तो अपने काम से मतलब है। तो देखो ये कह क्या रहे हैं, कुछ कह हो नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम सब पागल हो। देखो कैसे कह रहे हैं पागल हैं, हमको ये बता रहे हैं कि भैया जो विलयन की मूललता होगी, ठीक, विलयन की क्या होगी, मूललता होगी, ठीक, विलयन की जो मूललता है, क्या कानाफूसी हो रही है, हैं? अपना रूखा सूखा बतिया रहे हो। अच्छा, लकड़ी के बारे में बात कर रहे हो। लकड़ी के बारे में नहीं बात किया जाता है। हाँ, अच्छा, मौसी जी को याद कर रहे हैं, हमें लग रहा है आप देख रहे हैं, जेठालाल जी मौसी जी को याद कर रहे हैं, लगता है इनकी मौसी के यहाँ आज फंक्शन वंक्शन है। देखिए भैया, मोललता है क्या, मोललता चीजें ये कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में कितना विलायक है भैया हमारे पास, 1 किलोग्राम विलायक है। लो, किसी और को कहे तो किसी और बात करने लगे। 1 किलोग्राम विलायक में कितने विलायक में भैया, 1 किलोग्राम विलायक, हाँ 1 किलो, 1 किलोग्राम विलायक में कितने विलेय पदार्थ जो हैं वो घुले हुए हैं, कितने विलेय पदार्थ के जो मोल हैं, कितने विलेय पदार्थ के जो मोल हैं, विलेय पदार्थ के मोल, समझ में आया कि नहीं। 1 किलोग्राम विलायक में कितने विलेय पदार्थ के जो मोल हैं वो घुले हुए हैं, यही आपकी क्या कहलाती है, मोललता। अब क्या करते हैं, इसी 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो तुम 1000 से गुणा कर दो, कोई दिक्कत है क्या, बातें समझ में आ रही हैं, आगे चल सकते हैं। चलिए, तो 1 किलोग्राम विलायक में कितने विलेय पदार्थ घुले हुए हैं, यही आपकी क्या है, मोललता। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए फार्मूला बना दिया गया है कि विलयन की जो मोललता होगी वो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान क्योंकि भैया किलोग्राम में तो द्रव्यमान ही नापा जाता है, मास, ठीक, तो द्रव्यमान किलो में। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया वही मैंने जो आपको बताया, किलोग्राम को अगर ग्राम में बदलना है तो किससे गुणा कर देंगे, 1000 से। तो जो नया फार्मूला बन के आता है वो क्या बन के आता है, तो आप बताएंगे, नया फार्मूला जो बन के आता है वो आता है विलयन के मोलों की संख्या, ये बन के आएगा, 1000 नहीं होगा, नीचे थोड़ी न 1000 होता है। विलयन का जो मोललता होगा, विलयन की जो मोललता होगी वो कितनी आएगी, तो आप बताएंगे नंबर ऑफ विलेय के मोलों की संख्या, स्मॉल एन, टोटल मास कितना है, किसका मास लेना है, द्रव्यमान लेना है, ठीक, इंटू 1000, और ये जो द्रव्यमान होगा आप किस में होगा, ग्राम में, अभी किलोग्राम में था, ग्राम में। अच्छा, अब आपके माइंड में आएगा कि सर किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो नीचे आपको गुणा करना चाहिए, बातें सही है कि नहीं, 1 किलोग्राम 1000 होता है तो नीचे गुणा करनी चाहिए, आप ऊपर काहे कर रहे हैं, ये आपके माइंड में तो नहीं आया, आया तो पूछे काहे नहीं, आप सब देखिए माइंड में आया, देखिए क्यों करते हैं, बता रहे हैं आपको, याद रखिएगा। यहाँ मान लीजिए मेरा विलेय के मोलों की संख्या है, नीचे 1 किलोग्राम बराबर हमें क्या रखना है, 1000 ग्राम, ठीक, 1000 ग्राम हो गया। चलिए, और यहाँ पे कुछ नहीं है। अब ये बताइए, इस 1000 को किसको भैया, इस 1000 को हमें क्या निकालनी है, मोललता निकालनी है। तो 1000 किलोग्राम में कितने घुले हैं, ठीक, यानी वही आपका समझ लीजिए कि 1 किलोग्राम में, सॉरी 1 किलोग्राम में कितने घुले हैं, ये बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 रुपये में, नहीं 3 रुपये तो ज़्यादा, 30 रुपये में 5 पेंसिल, 30 रुपये में कितने पेंसिल, तो 1 रुपये में कितने पेंसिल, सॉरी चलिए, 1 पेंसिल कितने रुपए का, 6 रुपए का, कैसे जाने, अच्छा भाग दे दिए आप सब, क्या दे दिए भैया, भाग दे दिए, अच्छा ठीक, तो हमने क्या किया, भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये बताइए, जब मैं पूछूं 1000 किलोग्राम में, 1000 ग्राम में कितना पूछूं बच्चा, 1000 ग्राम में कितनी मोललता होगी, 1000 ग्राम में कितनी मोललता होगी। अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि भैया 1 किलोग्राम में जो विलेय के मोलों की संख्या होती है वही क्या होती है, मोललता होती है। और अगर मैं तुमसे यही पूछूं 1 ग्राम में बताइए कितने घुले हुए हैं, तब अब देखो तुम कहोगे सर कुछ नहीं, जो यहाँ था वही चला जाएगा ऊपर, कहेगा भैया बस कहानी खत्म,
1 किलोग्राम को ग्राम में तुमसे पूछ रहा हूँ तो आपको पता है। चलिए मैं अच्छे इसको बता ही देता हूँ। मैंने आपसे पूछा, अरे मैंने इरेज कर दिया क्या, इधर आओ यार। मैंने तुमसे पूछा 1 किलोग्राम में जो विलेय के मूलों की संख्या है वो n है। कितनी है? n है। तो 1000 ग्राम में भी n होंगे कि नहीं होंगे? 1000 ग्राम में कितने होंगे? n होंगे। तो 1 ग्राम में कितने होंगे? n बटे 1000 होगा कि नहीं होगा ना। और हमने क्या पढ़ा कि भैया 1 ग्राम में कितने घुले हुए हैं। ठीक, तो ये जब 1 यहाँ आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा कि नहीं, ये बताइए। मैं पूछूं n बटे 1000 है, ठीक, इसका उल्टा अगर करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। अब बात समझ आ गई कि नहीं मैं क्या कहना चाहता था। ठीक, तो याद रखिएगा अगर इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा, यही है। देखिए यदि विलायक का द्रव्यमान जो है वो किलोग्राम में लिया जाएगा तो 1000 से गुणा नहीं होगी, लेकिन अगर ग्राम में होगा तो 1000 से गुणा होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर इसको किलोग्राम में फिर से चेंज करना है तो याद रखिएगा। ठीक, कहाँ है? अच्छा, भूल जा रहे हैं, देख रहे हो। देखो ऐसा समझ लो, तुमको नहीं समझाया था, आओ मेरे पास तरीके हैं, तरीके बहुत हैं, समझ रहे हो नहीं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम बाबा? 1000 ग्राम। यूनिटरी रूल लगा दो, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम? तो कहोगे भैया 1/1000 होगा का, होगा कि नहीं होगा? तो कुछ नहीं करना है, जहां तुम लिखते थे n बटे केजी में मास, वही केजी की जगह आप क्या लिख दोगे, n बटे ग्राम बटे 1000 न। अब ये 1000 जो नीचे हुआ था वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। समझ आ गया कि नहीं? अब चलिए, इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मोल प्रति किग्रा होगा। अगर ग्राम में होगा तो मोल पर ग्राम होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर मोलों की संख्या, नीचे किग्रा होता है। चलिए और आगे चलते हैं। मोलरता के बारे में तो आपने देखा ही नहीं, और इसमें मोलरता बराबर पूछ लिया है। देखो कैसे कैसे है। मोलरता जान लीजिए, जो अभी आप क्या कर रहे थे, 1 किलोग्राम में ले रहे थे, अब उल्टा क्या करने लगेंगे, 1 लीटर में। किसमें? 1 लीटर में। 1 लीटर में किसमें भैया? 1 लीटर में। देखते हैं भैया, देखिए हमने क्या बताया, स्टार्ट कर दिए। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे है क्या, 1 लीटर विलियन में। किसमें भैया? 1 लीटर। अभी 1 किलोग्राम ले रहे थे, अब 1 लीटर लेके चलेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? 1 लीटर में कितना क्वार्टर बनेगा, यही इसके यहाँ पे बातें चल रही हैं। दारू वाला क्वार्टर, समझ नहीं? पीते हो बड़ी बढ़िया आती है, समझ रहे हैं। तो 1 लीटर में कितना क्वार्टर बनेगा, यहाँ पे ये बातें हो रही हैं। ठीक, कि 1 लीटर विलियन में कितने मोल जो होंगे। अभी तक तो किलोग्राम में जोड़ रहे थे, अब हम लीटर में बात करते हैं। किसमें बात करते हैं? लीटर में। कि 1 लीटर में कितने विलेय जी की मोलों की संख्या घुलेगी, यही क्या होगी, मोलरता होगी। मोलरता में किलोग्राम, मोलरता में लीटर। देखो भैया क्या था, विलयन की मोलरता। क्या था भैया? विलयन की मोलरता। क्या था दोस्त? विलयन की मोलरता। मोलरता में क्या करते हैं, सेम टू फॉर्मूला, यार सॉरी यार, सेम टू मेरे मुंह से निकलता है, जो है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन। किसका आयतन भैया? विलायक का आयतन। विलायक का आयतन किसमें है? वो भी लीटर में। किसमें है? लीटर में। किसमें है? लीटर में। तो याद रखिएगा, विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन। आयतन किसमें होगा? लीटर में। अगर यही लीटर को हम किसमें बदल दें? मिलीलीटर में। किसमें बदल दें? मिलीलीटर में। तो जो वहाँ पे 1000 से गुणा करते थे वही कंडीशन यहाँ पे भी, ठीक, वही मिलीलीटर में हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया इसमें डिफरेंसेस क्या है। 1 लीटर विलयन में कितने विलेय मूलों की संख्या है, ये कहलाती है विलयन की मोलरता। और 1 किलोग्राम में कितने विलायक के अणु जो है विलेय में घुले हुए हैं, वो क्या कहलाती है? मोलरता। चलिए, मैंने आपको बताया मोलरता जो है वो ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है, जबकि मोलरता जो है वो ताप के साथ चेंज होती है। क्या चेंज होती है? अच्छा, ये बताइए, तुम 20 किलो के हो, कितने किलो के हो? 20 किलो के सपोज कर लो, और तुमको तावा पे रख दूं तो तुम क्या घट जाते हो? का घटते हो? क्या घटते हो? तो बताओ, आज चले ट्राई किया जाए। ठीक है, कुत्ता गांव से पकड़ लो, और वो भी जानते हो कौन सा कुत्ता? आवारा कुत्ता। उसको ले जाके आज चूल्हे पे पकाओ, समझ रहे हो नहीं मेरी बातों को? चूल्हे पे पका के देखो, क्या गर्म करने पर उसका मांस कम होता है? क्या होता है? क्या ऐसा? लेकिन अगर मैं तुमसे
पानी की लीटर में बात करूं, ठीक, आयतन में बात करूं, तो अगर मैं 1 लीटर पानी ले जाके चूल्हे पे रख के कह दूं, स्टोव पे रख दूं, हीटर पे रख दूं, जिस पे भी मन चाहे उस पे रख दो, तो क्या होता है, वो गर्म होते हैं, द्रव्यमान कम होता है। 1 लीटर की जगह कितना बचेगा, आधा लीटर, 750 ml जो भी बचता हो। आप बताएंगे वो परिवर्तित होता है टेम्परेचर के साथ, लेकिन जो आपका द्रव्यमान होता है वो टेम्परेचर के साथ बदलता नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, उस विलयन की मोललता आपको बतानी है, ठीक, जिसमें 11.7 ग्राम NaCl के 500 ग्राम विलयन में घोला गया है। भैया ग्राम में है तो हमका फार्मूला कौन से लगानी है, 1000 का गुणा वाला। चलो पहले देखते हैं कितना हमारे पास NaCl है, 11.7 ग्राम। कितना है, 11.7 ग्राम। तो हमको पता है, सबसे पहले विलेय के मूलों की संख्या निकालेंगे। तो विलेय यहाँ पे क्या है, NaCl है कि नहीं, विलेय, विलेय यहाँ पे क्या है, NaCl। तो पहले NaCl के मूलों की संख्या, NaCl का अणुभार होता कितना है, हाँ अभी आपने निकाला ना, तो आप बताएंगे सर Na का 23, Cl का 35.5, दोनों का जोड़ने पर 58.5। अब यहाँ पे इनके मूलों की संख्या निकालेंगे, ये विलेय के जैसा काम करेगा। NaCl के मूलों की संख्या कितनी आएगी, तो कहेंगे भैया 11.7 तो हमने ग्राम यूज किए हैं, और 58.5 ग्राम पर मोल जो है ये इनका आया है, 58.5 ग्राम पर मोल। ये बताइए कितनी बार जाएगा, तो कहेंगे सर 11 × 5 = 55 और 5 × 7 = 35, यानी जाएगा 5 बार। कितनी बार जाएगा भैया, 5 बार। तो 1/5, 1/5 बोलो, या तो 0.2 परे, हाँ वो लिखना चाहते थे 0.2, भावनाओं में बह गए थे, 0.2 मोल। बातें समझ में आई। और याद रखिएगा, कभी भी किसी भी विलेन में जो विलेय या विलायक के मूलों की संख्या आती है वो हमेशा 1 से छोटी आती है। किससे आती है, 1 से छोटी। अगर 1 से बड़ी आ रही है तो तुम्हारा सवाल गलत है, आंसर तुमने गलत लिखा है। कापी, किताब, पेन उन सब फाड़ फूड़ फेंक दो। समझ रहे हो नहीं। अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, आपको कापी, पेन, किताब पूरा फाड़ फूड़ फेंक देना है, दूसरा कापी लेके फिर से प्रैक्टिस करनी है। समझ रहे हैं नहीं। क्यों, अगर 1 से बड़ा आ रहा है तो वो विलेय के मूलों या विलायक की मूलों संख्या हो ही नहीं सकती, ठीक। हाँ, जो मोल आता है वो हमेशा 1 से छोटा आता है। अगर 1 से बड़ा जाएगा तो कापी फाड़ के फेंक दो, फिर से लगाओ उसको। समझ रहे हो नहीं, 1 से बड़ा होना ही नहीं चाहिए। 1 से अगर बड़ा आया तुम अपने आप को जाओ दीवार में लड़ा दो, तुम जाओ ट्रक के नीचे चले आओ। हाँ, 2 नहीं आ सकते, हमेशा 1 से छोटी आएगी। 1 से अगर बड़ा आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, जाके ट्रक के आगे कूद जाना है। समझ लो नहीं, बाकी काम ट्रक करेगा, ठीक। तो हमेशा 1 से छोटा आना चाहिए, विलेय हो चाहे विलायक हो, हमेशा दोनों की मूलों की संख्या 1 से छोटी आएगी। बातें समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हमको निकालना क्या था, मोललता। तो विलयन की मोललता निकालते हैं। ट्राई मत करिएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, नहीं तो बाद में हमारे घर पुलिस आएगी कि किसी टीचर ने कह दिया था इसीलिए बच्चे गए ट्रक के सामने कूदने लगे। चलिए देखते हैं भैया, मोलों की संख्या आई कितनी है, तो बताएंगे 0.2, ठीक। ग्राम कितना यूज किया गया है, 500 ग्राम विलायक का, और टोटल 1000 से गुणा। बातें समझ में आ रही हैं। यहाँ 1000 में जब 0.2 का गुणा करोगे तो 200 आएगा, क्या नीचे 500 है, ठीक। दोनों काटोगे तो आंसर आएगा 0.4। कैसे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2/5, 2/5 यानी 5 चौका 20, 0.4। बातें समझ में आ गई, 0.4 ये आंसर आ गया। अच्छा, मैंने आपको बताया इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, ऊपर वाला मोल नीचे वाला किग्रा, तो मोल प्रति। चलिए, अगर यही मोलरता की मैं तुमसे मात्रक पूछूं तब क्या बताओगे, मोलरता की मात्रक क्या आएगा, लीटर प्रति, अरे सॉरी, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति। बातें समझ में आ गई, ये चीजें हो गए, क्वेश्चन समझ में आया। आगे चल सकते हैं, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए भैया देखते हैं मोलरता। आप ये क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक। क्वेश्चन है क्या, ठीक। इस सवाल को पुनः करिएगा, आप सब घर से प्रयास करिएगा कि है क्या क्वेश्चन। आपका 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड है, 250 ग्राम जल में जो है वो घोला गया है, ठीक। तो कह रहे हैं विलेन की मोलरता बतानी है। पोटेशियम क्लोराइड है, याद रखिएगा क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है, क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, क्या है भैया, पोटेशियम क्लोराइड। क्लोराइड का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होगा। पोटेशियम का कितना होता है भैया,
पोटेशियम का बता दो कितना होता है 39। कितना होता है भैया 39। जोड़ दो 30 30 60 5 65 65 5 70 4 74.5। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, पोटेशियम का 39 और क्लोरीन का 35.5। इसको आप सब करने का प्रयास करिए, ठीक, प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन ये है, आगे चलते हैं। मोलरता मैंने आपको बताया फिर, ठीक, मोलरता। चलिए